इस शख्स को कोई नहीं पकड़ पाया, योगी ने पकड़ा। अगली तस्वीर दिखाइए। इसको एफबीआई ढूंढ रही थी, नहीं मिला। अगली पिक्चर दिखाइए। इसको बाकायदा अमेरिका की पुलिस तलाश रही थी इस शख्स को। एक और तस्वीर दिखाइए। इंटरपोल तलाश रहा था, नहीं मिला, लेकिन योगी ने ढूंढा। कैसे ढूंढा योगी ने, जरा रिपोर्ट देखिए। सोचिए, जिसे अमेरिका की पुलिस नहीं पकड़ पाई, जो अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एफबीआई को चकमा देता रहा, जिसको सीबीआई ढूंढ रही थी, उस शख्स को योगी की पुलिस ने धर दबोचा है। कजरारे पर नाच रहा यही है वो शख्स, इसका नाम है रत्नेश भूटानी। अब योगी की पुलिस इससे कजरारे करवाएगी। इसको योगी की तेज तर्रार पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। रत्नेश को इंटरपोल जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां भी कई सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन इस इंटरपोल वांटेड को योगी की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कौन है ये शख्स, क्यों नहीं अमेरिका इसे ढूंढ पाया और योगी की एसटीएफ ने कैसे ढूंढ लिया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो योगी आदित्यनाथ के आगे बैठे हैं, यही है रत्नेश भूटानी इनका नाम है। इनको एफबीआई ढूंढ रही थी, अमेरिका की पुलिस खोज रही थी, सीबीआई ढूंढ रही थी, इसे कोई पकड़ नहीं पाया। ये कहां मिला? यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। रत्नेश भूटानी पर दरअसल यौन उत्पीड़न का आरोप है। अमेरिका में इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था और इंटरपोल ने इस रत्नेश को वांटेड घोषित किया हुआ है। सोचिए, अमेरिका ढूंढ रहा था, वांटेड है ये, मोस्ट वांटेड, टॉप 10 जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें 9वें नंबर पर इसका नाम है। रत्नेश कहां मिला? यूपी के गाजियाबाद का दरअसल ये रहने वाला है। 1996-97 में अमेरिका गया था ये, और अमेरिका जाने के बाद इसने वहां शादी की। उसके बाद शादी के बाद अमेरिका की नागरिकता मिल गई। फिर 2006 में अमेरिका में इसके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तो इसने फ्लाइट पकड़ी वहां से और भागकर भारत आ गया। लेकिन भारत आने से पहले ये लंदन गया, सीधे भारत नहीं आया, अमेरिका से लंदन गया और लंदन से फिर भारत आया 2006 में। साल 2007 में लंदन से मुंबई आकर ये रहने लगा भारत में। उसके बाद केशव फिल्म्स नाम की इसने कंपनी बनाई मुंबई में। भाई ऋषि भूटानी को बोलो राम फिल्म से इसने अपने लॉन्च कर दिया और आराम की जिंदगी जीने लगा। इसे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना एफबीआई, ना सीबीआई, ना अमेरिका की पुलिस। सुर्खियों में आते ही ये मुंबई से भी फरार हो गया। रत्नेश के लिए इंटरपोल ने भारत से उसके बाद मदद मांगी कि इसको ढूंढिए। रत्नेश भूटानी कई एजेंसियों के रडार पर आ गया उसके बाद, और भारत में भी रत्नेश ने कई बार अपने ठिकाने बदले। इंटरपोल और सीबीआई ने यूपी पुलिस से मदद मांगी बाकायदा इसके लिए। यूपी के डीजीपी ने एसटीएफ को यह टास्क सौंपा कि आप इस शख्स को ढूंढिए, और जानकारी मिली कि रत्नेश मेरठ में दरअसल होटल चला रहा, मुंबई से भाग कर आया, मेरठ में ऐश की जिंदगी जी रहा था ये। 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आगरा में इसे गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई को सूचित कर पटियाला हाउस कोर्ट में उसके बाद इसकी पेशी की गई। यह है इसकी कारस्तानी, ऐसे ढूंढा योगी की पुलिस ने। अब जरा सुनिए, एएसपी एसटीएफ है मेरठ के ब्रजेश सिंह, वो बता रहे हैं, सुनिए। गोल्डी रत्नेश भूटानी। पिता का नाम क्या है? श्री हरप्रसाद भूटानी। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं मोदी नगर, भूटानी बिल्डिंग, गोविंदपुरी मोदी नगर, गाजियाबाद। क्या काम करते हो? मेरा रिजॉर्ट है, मेरा जो है मम्मी का रिजॉर्ट है, लेकिन मेरे समझो, और मेरा कॉलेज है मोदी नगर में। कौन सा? और बॉम्बे में प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा। IAS कल्चरल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज कॉलेज। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ कंकरखेड़ा में? कंकरखेड़ा में रिजॉर्ट है। कौन सा? अमानदास के नाम से। अच्छा, ये आप आरोपी को सुन रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं कि जब पुलिस पहुंची इनके दरवाजे तो इनकी पत्नी का बर्ताव देखिए जरा, सुनिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, हम नहीं दिखाएंगे, फुल स्क्रीन लीजिए। ये रत्नेश की पत्नी है, सुनिए। एम्बियंस बढ़ाइए, नहीं लगा सकते मुझे सर, अगर हम नहीं दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे, लगाएंगे बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर हमको कोई सूचना मिलेगी, हम अगर मुझे सूचना मिलेगी कमरा खुलवाएंगे हम, आपका पावर है ना, शर्त पढ़ के लिखता नहीं है, सीआरपीसी पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, अगर संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति, अगर संदिग्ध व्यक्ति, हाँ कर सकते हो, आप करिए, चलिए, और हम भी कर सकते हैं, हम भी बताएंगे आपको। जो आप यहाँ जो नंबर 2 का काम कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं ना, जो नाम छोड़ दिया किसी का, ऐसे मत करना सर। और आइए, अब ये रत्नेश अरेस्ट हो चुका है, एसटीएफ की गिरफ्त में है, ये आप देख रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया है और अब अपनी जगह पहुंच गया है, यानी जेल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है जो आ रही है कश्मीर से। हल्ला और हंगामा हो रहा है। दरअसल कश्मीर में एक वो चीज हुई जो दशकों से नहीं थी। जी हां, मोदी के नए कश्मीर से बहुत से लोग दरअसल परेशान हैं। कश्मीर 370 हटने के बाद से बदल रहा है, उसके वो चीजें अच्छी नहीं लग रही। तस्वीर आप देख रहे हैं, कश्मीर में नया मल्टीप्लेक्स, नया सिनेमा हॉल खुला है
और अब तक आपको जानकर ताज्जुब होगा, कश्मीर में एक भी सिनेमा हॉल नहीं था। आप शायद जो बाकी लोग भारत में रहते हैं कश्मीर के अलावा, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कोई शहर, कोई राज्य ऐसा भी हो सकता है, कोई जगह जहां मल्टीप्लेक्स ना हो हिंदुस्तान में, लेकिन कश्मीर वो जगह थी। और आज कश्मीर में पहली फिल्म भी दिखाई गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कल्पना से परे। तो लेकिन कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खुल गया, बहुत से लोग परेशान हैं। देखिए जरा, अब तक कश्मीर में मल्टीप्लेक्स क्यों नहीं था, इस मल्टीप्लेक्स के बारे में आपको बताते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद घाटी की फिजा दरअसल बदल गई पूरी तरह से। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया और 32 साल बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल खुले। सोचिए जरा, रविवार को पुलवामा और शोपियां में थिएटर्स खुले। ये पुलवामा और शोपियां बहुत सेंसिटिव जगह है। इन जगहों पर मल्टीप्लेक्स खुलना यह बताता है कि कश्मीर कितना बदल गया और कितना बदल रहा है और कितना बदलने के लिए तैयार है। पहली फिल्म यहां दिखाई गई लाल सिंह चड्ढा। आज श्रीनगर में पहला यह मल्टीप्लेक्स खुला है। श्रीनगर में भी खुला है मल्टीप्लेक्स। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी यहां बैठकर फिल्म देखी है। आइनॉक्स ग्रुप ने यहां मल्टीप्लेक्स बनाया श्रीनगर में। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच 3 शो चलेंगे इस मल्टीप्लेक्स में। अब आपको बताता हूं, 1990 में हमले के बाद यहां सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे डर की वजह से। 1999 में फारूक अब्दुल्ला ने खोलने की कोशिश की, लेकिन रीगल सिनेमा के पहले शो में ही आतंकी हमला हो गया। एक शख्स की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। फिर खौफ पैदा हो गया, थिएटर्स को फिर से बंद कर दिया गया। वहां बदले माहौल में सभी जिलों में अब थिएटर खोलने का प्लान है, क्योंकि यह मोदी का प्लान है। कश्मीर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योगों के लिए 28,400 करोड़ का बजट जारी किया गया है। घाटी में नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है और पत्थरबाजी की घटनाओं में 90% की कमी आई है। 38,000 करोड़ का निवेश घाटी में अब तक आया है। हर दिन लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह है घाटी की स्थिति। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। लेकिन उससे पहले देखिए कि कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खुला, परेशान कौन है। देखिए जरा, जो 3 में ना 13 में जिसका कोई लेना देना ही नहीं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं मल्टीप्लेक्स खुलने के बाद, सर आपने शोपियां पुलवामा में सिनेमा हॉल तो खोले हैं, पर श्रीनगर की जामा मस्जिद हर शुक्रवार को क्यों बंद रहती है? कम से कम इसे दोपहर की मैटिनी शो के दौरान तो ना बंद रखा जाए। ये ओवैसी ने लिखा है। आप जरा सुनिए एलजी मनोज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। आज आइनॉक्स थिएटर को का लोकार्पण करते हुए अभी 2 दिन पूर्व पुलवामा और शोपियां में मिशन यूथ के अंतर्गत 2 मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का काम पूरा हुआ। मैं 2 दिन पहले वहां गया था और ये एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाए। आइनॉक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थे। हम उम्मीद करते हैं कि 32 साल की जो वापसी हुई है, इस वापसी को पॉलिटिकली ना सही, लेकिन जिस युवा के लिए, जिस जनरेशन के लिए इस चीज़ की कमी हम देख पा रहे थे, जो कि जम्मू में थिएटर चलते रहे, कश्मीर घाटी में 32 साल से थिएटर बंद हुए, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत होगी उस दौर की जिससे हम करीबन 32 साल पहले देख चुके थे। मल्टीप्लेक्स एक जरिया होता है जो एंटरटेनमेंट का होता है, जिसमें यंगस्टर्स के लिए और पूरे उसके लिए क्या नाम है, सभी लोगों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो पक्का कश्मीर में ज़रूर चेंज आएगा और धर साहब के वजह से ये एक चेंज बहुत बड़ा आने का है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने मूवी थिएटर खुल रहे हैं लोगों के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। थिएटर्स भी खुल जाएं और मूवीज़ और प्लेज और डिस्कशंस, और ताकि सबको एक नॉर्मल सी का माहौल